नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। इन दिनों हम देख रहे हैं कि पूरी ही दुनिया की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मची हुई है, क्योंकि एक तरफ ईरान अमेरिका की जंग चल रही है, तो दूसरी तरफ इजराइल, यूक्रेन, रूस, सब जगह युद्ध के मोर्चे खुले हुए हैं और इसका असर भारत पर भी लगातार बढ़ रहा है। सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव है। इसके साथ ही कई दूसरी भी चीज़ें हैं जिनको लेकर के लगातार हम चाहते हैं कि चर्चा हो कि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर के जितने भी सवाल हैं आपके मन पर, उम्मीद करेंगे कि आज के इस पॉडकास्ट में उन तमाम सवालों का जवाब हमें मिल पाए। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट रजनीश कुमार जी। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार धन्यवाद। रजनीश जी, शुरुआत इनकम टैक्स से करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर के लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं कि आखिर उसका सोल्यूशन क्या है, तो कैसे भरे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड किसी इनकम टैक्स पेयर के पास होनी चाहिए उसको फिल करने के लिए। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न का अब टाइम आ गया है और 31 मई तक लास्ट डेट था टीडीएस रिटर्न फाइल करने का। तो जिन लोगों का भी टीडीएस कटा है उनके 26 एस में उनका क्रेडिट आ गया है। तो अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अब इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। अभी आपको बताऊंगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना फॉर्म 16 कलेक्ट कर लें और बैंक स्टेटमेंट ले लें, एआईएस टीआईएस ले लें, 26 एस ले लें और सबके डाटा को एक बार कंबाइन कर लें और उसको एनालिसिस कर लें। जैसे अगर एआईएस टीआईएस में आपके डिविडेंड आ रहा है तो और एक्चुअल आपका डिविडेंड क्या आ रहा है वो सबको वहाँ से ले लें। अगर आपका बैंक इंटरेस्ट कोई आ रहा है, अक्सर होता है कि बैंक इंटरेस्ट लोग छोड़ देते हैं और उसका फिर खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। तो सारे इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आप अपने इनकम टैक्स आईटीआर के हिसाब से कौन सा आपके ऊपर एप्लीकेबल है, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 5 या 6, उसके हिसाब से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। जो सैलरीड पर्सन है और जिनके 2 हाउस प्रॉपर्टीज़ हैं और जिनका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, कोई कैपिटल गेन नहीं है, तो वो आईटीआर 1 बहुत आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं और बहुत आसान है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन होता है उसमें और उसको ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और लेकिन फिर भी रजनीश जी, देखा जाता है कि कई बार कई गलतियां कर देते हैं इनकम टैक्स, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें उनको एकत्रित करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ चीज़ें छूट ही जाती हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो फिर क्या करना है सर? अगर गलती हो जाए तो हम इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर सकते हैं। हम 31 दिसंबर तक रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो हमारे पास गलती सुधार का भी मौका है। और अगर 31 मार्च भी बीत जाए, जैसे अभी हमने किया, रिटर्न फाइल किया 31 जुलाई के पहले कर दी और उसमें कोई गलती हो गई, तो हम नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवाइजिंग और रिटर्न। और अगर तब भी गलती रह गई तो 48 महीने के अंदर में एक बिलेटेड रिटर्न होता है। अगर कुछ इनकम छूट गया है तो हम उसको फाइल करके हम दिखा सकते हैं। उसको आईटीआर यू बोलते हैं। ठीक है सर, ये तो आपने बताई कि जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां होती हैं कि अगर वो हो जाए तो फिर उनसे वापस नहीं आया जा सकता है। तो कुछ ऐसी 5 बड़ी गलतियां जो आम इंसान मैक्सिमम करता है और इन्हें अवॉइड कैसे करना है सर? आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो लोग गलत क्लेम कर लेते हैं, जैसे एटीसी, उनके पास कोई सपोर्टिंग नहीं है, या एचआरए का जो क्लेम है, जो हाउस रेंट अलाउंस का बोलते हैं, अगर वो किसी को पे नहीं कर रहे हैं फिर भी अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं। बाकी और सारी डिडक्शंस है, जैसे एटीडी, ये अगर क्लेम कर लेते हैं बिना डॉक्यूमेंट का तो वो प्रॉब्लम है। ये आमतौर पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाने वाला कॉमन मिस्टेक है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो गलत इनकम टैक्स रिटर्न चूज़ करना भी एक कॉमन गलती होता है। कौन सा हम सेलेक्ट करें? आईटीआर 1 है, आईटीआर 2 है, आईटीआर 3 है, आईटीआर 4 है। थर्ड है बिना कुछ समझे और ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में जाके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना। आप पहले अपना एनालिसिस करिए, ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स पेबल बनता है, न्यू रिजीम के हिसाब से आपको कितना टैक्स पेबल बनता है, तभी आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचिए। थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया कि हमने 26 एएस एआईएस टीआईएस को हमने कंपेयर ही नहीं किया, हमने कंबाइन नहीं की। हमने अपनी इन्फॉर्मेशन ली और भर दी। पता चला कुछ डिविडेंड इनकम था, वो छूट गया, हमने दिखाया नहीं। कुछ बैंक का इंटरेस्ट था, ऐसे ही बाकी हम इनकम भी इसमें छोड़ सकते हैं, गलती हो सकता है। तो एआईएस टीआईएस से उसको कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी है। और मैं बोलूँगा, जैसे लोग मार्च के महीने में आपने देखा होगा कि पिछले साल न्यूज़पेपर में भी आया था कि सीबीडीटी ने एक ड्राइव निकाला है और वो जितने भी ये डिडक्शंस वेरीफाई कर रहे हैं, लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करते हैं।
जैसे किसी ने अगर ATG का डिडक्शन ले लिया है तो क्या वो ATG सही है नहीं सही है, तो किसी के बहकावे में नहीं जाइए। कोई सा भी डिडक्शन अगर आप क्लेम करते हैं तो उसके पीछे एक सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको क्लेम मत करिए। जी बिल्कुल। सर आपने AIS और 26AS का जिक्र किया, लेकिन जो न्यू इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो इसे समझ ही नहीं पाते हैं, जी। तो उसे कैसे समझें, थोड़ा ये भी बताइए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। 26AS होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सैलरीड पर्सन हूँ, मेरा सैलरी टैक्सेबल लिमिट के अंदर में आता है, तो आप एम्प्लॉयर क्या करेंगे, मेरे सैलरी के ऊपर TDS काटेंगे, TDS काट के वो रिटर्न फाइल कर देंगे तो हमारे पैन में दिख जाएगा वो। वैसे ही अगर हमने कोई हाउस प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दे रखी है या हमने कुछ और हमारा इंटरेस्ट है तो बैंक भी TDS काटता है। तो जितना भी TDS का डाटा है ना वो 26AS में अकुमुलेट होके आता है, वो सेक्शन वाइज, पार्टी वाइज, टाइम वाइज आ जाता है। अच्छा। और जो AIS होता है वो उससे ब्रॉड है। AIS में अगर आपने म्यूचुअल फंड सेल किया है, आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने कोई डिविडेंड इनकम है, कौन से बैंक का है, तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाता है। तो AIS एक ब्रॉड है। AIS में 26AS का भी इन्फॉर्मेशन शामिल होता है और AIS बहुत ब्रॉड है, एक ब्रॉड रिपोर्ट है। ओके सर, और एडवांस टैक्स का भी इन दोनों काफ़ी चलन हो गया है, कब करते हैं, इसके लिए कौन सा फॉर्म चाहिए रहेगा? जी, एडवांस टैक्स आपने बहुत सही क्वेश्चन किया। जिस टैक्स पेयर की, जिस असेसी की टैक्सेबल इनकम पे टैक्स 10,000 से ऊपर है उनको एडवांस टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पूरे साल में इनकम अर्न कर रहे हैं तो हमें पूरे साल में इनकम दो, हमें आप रिटर्न के टाइम वेट नहीं कराइए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 26 तक का फाइनेंशियल ईयर था, तो इसमें एडवांस टैक्स हमें देना था 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और मार्च। तो ऐसे 4 भाग में हमें 4 इंस्टॉलमेंट में हमें देना था 15%, 45%, 75% और 100%। तो ये देना होता है। इसके लिए कोई फॉर्म नहीं होता है, एक सिंपल सा चालान होता है। हमें ऑनलाइन इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके अपने पैन से और जो एडवांस टैक्स का चालान है वो भर के और हम इसका पेमेंट करके ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर आराम से हो जाएगा। फिर आराम से हो जाएगा। और ये अगर नहीं करे तो क्या इशू होगा, अगर ये नहीं करे तो अगर जैसे जून का हम मिस कर देते हैं तो सीधे सीधे 3% टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ओके, तो फिर इससे अगर बचना है तो फिर अगर इससे बचना है, अगर 3% ब्याज से बचना है तो आप एडवांस टैक्स ठीक है सर। ये तो बात हो गई इनकम टैक्स की, अब थोड़ा GST के ऊपर बात कर लेते हैं। GST रिटर्न कैसे फाइल करें सर? इनकम टैक्स तो आपने बहुत ही इजीली बता दिया, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है यदि किसी ने न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। GST रिटर्न फाइल करने के लिए हमें GST पोर्टल पे जाना चाहिए और सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वो रजिस्टर्ड है तभी उसके टैक्स की कंप्लायंस आएगी कि रिटर्न फाइल करने की। तो एक gst.gov.in करके एक पोर्टल है, उस पे जाएं, अपना रिटर्न फाइल करें। महीने का 2 रिटर्न होता है, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 1 और GSTR 3B। हाँ, 3B। GSTR 1 में हम सेल का डाटा दिखाते हैं और GSTR 3B के थ्रू हम अपने, सपोज हमने कोई परचेज भी करी है, उस पर हमने कोई टैक्स दिया है अपने सप्लायर्स को, तो वो टैक्स हम माइनस करके अपने सेल वाले में से, और जो नेट बचता है वो हमें पेमेंट करनी होती है। वो 20 तारीख तक हम कर सकते हैं। साल ख़त्म होता है तो हमें एक GSTR 9, जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते हैं, और GSTR 9C ये भी फाइल करना होता है हमें। अगर हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट, अगर टर्नओवर 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTR 9, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हमें GSTR 9C भरना पड़ता है। ठीक है, तो सर किन्हें भरने की आवश्यकता होती है सर GST रिटर्न? GST रिटर्न अगर हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया है तो आपका टर्नओवर हो या ना हो, आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपके ऊपर एक कन्वीनियंस, एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपका टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो आप उसको क्वार्टरली कर सकते हैं, मंथली की जगह आप उसको क्वार्टरली कर सकते हैं। लेकिन ये मैंडेटरी है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको, रिटर्न फाइल किए बिना बच नहीं सकते। सर मान लीजिए कि मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए महाराष्ट्र में एग्जीबिशन लगाना है, कुछ दिनों का ही बस बिजनेस करना है, तो फिर क्या मुझे उसके लिए भी GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा या फिर कुछ दूसरा रास्ता भी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। नॉर्मली हमने देखा होगा आजकल स्टार्टअप का टाइम है और बहुत सारी गृहिणियाँ भी अपना काम करती हैं, जैसे फैशन का कोई काम कर रहा है, कपड़े का काम कर रहा है, कोई बुटीक का काम कर रहा है, और कोई महाराष्ट्र में कोई ट्रेड फेयर लगा या कोई सभी अदर स्टेट में लगा, आप अपना सामान वहाँ पे ले जाना चाहते हैं। एक GST में एक टर्म है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन।
अगर आप वहाँ ले जा रहे हैं तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और बहुत आसान है। जितना भी टैक्स आप एक्सपेक्ट करती हैं कि वहाँ पे आप सेल कर पाएंगी उतने का टैक्स अभी आप फ्रंट आपको देना पड़ेगा। अच्छा, अपफ्रंट देना पड़ेगा। उसके बाद फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। फिर आप ईवी बिल जनरेट करिए, सामान ले जाइए, वहाँ पे बेचिए, वहाँ पे लोकल टैक्स चार्ज करके और रिटर्न फाइल कर दीजिए। यहाँ से अगर आप सामान वहाँ ले जा रहे हैं तो आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया तब आप सामान का मूवमेंट कर सकते हैं। सामान का मूवमेंट का कहने का मतलब है कि आपको खुद के लिए बिल रेज करना पड़ेगा। जैसे कभी आपने देखा होगा खुद को आप बिल रेज कर सकती हैं, खुद को सेल कर सकती है नहीं ना। लेकिन जब आपने अगर सपोज करिए कि आपका महाराष्ट्र में भी एक रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन है, तो आप सामान का मूवमेंट अगर कर रहे हैं तो आपको यहाँ वाले रजिस्ट्रेशन से वहाँ वाले रजिस्ट्रेशन में आपको एक इनवॉइस करना होता है। तो वो उसका एक कंप्लायंस और प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो दूसरे स्टेट में करना चाहते हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। सर, अब थोड़ा पेट्रोल डीजल की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स के कारण जो ब्रेंट क्रूड है उसके दाम बढ़े हुए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कब राहत मिलेगी सर? आम जनता अभी यही जानना चाहती है। पेट्रोल डीजल के दामों में आपको लग रहा है क्या कि गिरावट आएगी या अभी लंबा संघर्ष रहेगा? अभी तो कुछ दिनों से रुका हुआ है, बढ़ नहीं रहा है। हाँ। लेकिन चिंता का बात यही है कि $90 से ऊपर है, 100 से कम है और कभी टच कर जाता है 100, हाँ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये कम है। इस बात को प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि ये क्रूड का प्राइस कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर ये अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, अगर लड़ाई लंबी खींचती है तो ये परेशानी होगी। और हमारी कंट्री जहाँ पे हम 85% अपने एनर्जी ज़रूरतों के लिए हम बाहर पे डिपेंडेंट हैं, और जहाँ ऐसी वैश्विक संकट आ जाए, आपने देखा होगा कि पहले रशिया यूक्रेन का लड़ाई हुआ, फिर यहाँ पे मिडिल ईस्ट में लड़ाई हो गया, तो ये हमारी कंट्री को भी बहुत अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है कि यहाँ पे भारत में सब कुछ डिपेंडेंट है। हाँ। आप देखिए, हमारे लिए ये इनपुट कॉस्ट है। अगर हम डीजल की बात करें तो हमारे लिए फूड, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर सब कुछ महंगा हो जाता है। इवन खाद, यूरिया सब कुछ महंगा हो जाता है। इसका एक इनडायरेक्ट असर ये है कि ये रुपये पे प्रेशर डालता है और रुपये गिरता है, और रुपये गिरता है तो डॉलर मजबूत होता है। हमें ऑयल खरीदने के लिए डॉलर में चाहिए होता है, तो और डॉलर खरीदना होता है तो रुपये पे और असर पड़ता है। तो इसका हम अभी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। हम यही कोशिश कर रहे हैं, भारत सरकार की कोशिश है कि जितना ज़्यादा हम डाइवर्सिफाई कर सकें। जैसे आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने कहा कि 27 कंट्रीज से हम पहले खरीदते थे, अब तकरीबन 40 से ज़्यादा कंट्रीज से हम खरीद रहे हैं। तो हमने डाइवर्सिफाई किया है। तो दो इशू था, एक सप्लाई का, एक प्राइस का। सप्लाई तो हमने मैनेज कर लिया, कोई पेट्रोल पंप ड्राई नहीं हुए, कहीं पे भी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई। लेकिन जो प्राइसिंग है वो ग्लोबल है, वो हमारे हाथ में नहीं है। और वो जितना अनसर्टेन होगा ग्लोबल मार्केट, कभी राहत नहीं मिलेगी, जितना लड़ाई होगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई रुक जाए तो हो सकता है कि 5-6 महीने में इसका असर देखने को मिल जाएगा और प्राइसेस कम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर, पेट्रोल डीजल की हमने बात की, इससे पहले हम जीएसटी की बात कर ही रहे थे। लगातार हम देखते हैं कि विपक्ष की तरफ से कहा जाता है कि आप लोग पेट्रोल डीजल और जो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनको जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लेकर आते हैं? तो क्या वजह है सर कि सरकार ये फैसला नहीं ले पाती है? इसके पीछे की जो इकोनॉमिक्स है, मुझे लगता है वो आपसे बेहतर और कोई नहीं समझा पाएगा। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए। इसका नहीं आने का एक बड़ा रीज़न है इसके ऊपर टैक्स। एक जो इसका बेस प्राइस होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज लगाती है, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो वैट लगाती है। आप सोचिए कि जहाँ पे इनको इतना मेजर रेवेन्यू मिल रहा है वैट से स्टेट्स को, तो कम क्यों करेंगी? जीएसटी क्यों लाएंगे? नहीं, हाँ, जीएसटी में के दायरे में आके अपना रेवेन्यू क्यों कम करेंगी? तो अगर हम 28% के दायरे में भी इसको लाते हैं, फिर भी दिल्ली जैसे स्टेट में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम हो जाएंगे। अगर ये जीएसटी के दायरे में आ गए तो 10 से 15 रुपये का इसका असर हो सकता है। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं जो जिनका मेजर रेवेन्यू इम्पैक्ट होने वाला है, वो इसको नहीं लाने देना चाहती हैं। और ये फेडरल स्ट्रक्चर है जो गवर्नमेंट ऑफ भारत का, तो इसकी वजह से मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का इसमें टैक्स का इंटरेस्ट है। इसकी वजह से ये लोग नहीं ला रहे हैं।
हालांकि जब जीएसटी आने वाला था तो ये डिस्कशन हो रहा था कि इसको हम फेज्ड मैनर में इसको धीरे धीरे लाएंगे। जीएसटी अभी पेट्रोल और डीजल पे नहीं तो लगता। आने वाले दिनों में क्या संभावना है कि अभी ये जो पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जब ये खत्म हो जाए तो तब क्या सरकार इसको लेकर के कुछ कदम उठा सकती है? अगर स्टेट्स मान जाएं तब हो सकता है। ये तो बहुत मुश्किल है और स्टेट्स को बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका बहुत रेवेन्यू फिर उनको लॉस होगा। बहुत लॉस हो सकता है। ठीक है सर, पेट्रोल डीजल की भी हमने बात कर ली। अब थोड़ा गोल्ड और सिल्वर, हम याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार अपील की कि अब आप गोल्ड मत खरीदिए, तो और ऐसे में एक असमंजस की स्थिति भी है जिन्होंने गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखा था या जो अब चाहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी टाइम से बैलेंस्ड है रेट, मतलब ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी ये सही समय है गोल्ड या सिल्वर पर निवेश करने का? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, तो ये मेरी व्यक्तिगत राय है, तो ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। और आपने पूछा कि गोल्ड के प्राइसेस क्या फ्लक्चुएट हो रही हैं, होंगी, बढ़ेंगी, घटेंगी, तो गोल्ड के जो रेट्स हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में तय होते हैं और हमारे यहाँ तय नहीं होते हैं। भारत सरकार ने जो अपील करी है, प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील करी है कि आप इसको 1 साल के लिए डेफर करिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं आपको बताता हूँ। 160 से 170 बिलियन डॉलर का हम क्रूड खरीदते हैं। क्रूड को हम अवॉइड नहीं कर सकते, वो हमारी एनर्जी ज़रूरत है, वो बंद होगा तो पूरा इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। 60 से 70 बिलियन डॉलर हम गोल्ड पे खर्च करते हैं। आप सोचिए, अभी क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का एक लड़ाई हो गया है, INR गिरता चला जा रहा है, मतलब वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी हो गया है। अब इसके ऊपर हम क्या करें? RBI ने बहुत हद तक संभाला है, हमारे पास बहुत बड़ा फॉरेक्स रिजर्व है, तकरीबन 700 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, लेकिन ये फॉरेक्स रिजर्व ऐसा बुद्धिमानी नहीं है कि हम सारा अपने रुपये को डिफेंड करने में, को रोकने में इसको खर्च कर दें। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, तो इसको गवर्नमेंट ने क्या किया कि देखा कि कौन से अननेसेसरी इंपोर्ट्स है, ठीक है, जिसको हम डेफर कर सकते हैं, एसेंशियल नहीं है, वो नहीं करने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा हमें। हालांकि इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका ज़रूर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर हम पूरे इकोनॉमी को देखें तो इसका पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि रुपये को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, करंट अकाउंट डिफिसिट घटेगा और बाकी करेंसीज की तुलना में। जिस दिन मोदी जी ने अपील की और अभी तक के सिनेरियो की यदि बात की जाए तो क्या आपको लग रहा है कि बाकी मतलब, लेकिन डॉलर तो अभी भी वैसे ही है, रुपये तो अभी भी गिर ही रहा है, तो इसके असर, इसका इफेक्ट दिखेगा कब यदि ये पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट का? तो ये एक उनके पूरे स्कीम का एक पार्ट है गोल्ड नहीं खरीदना। और आपने देखा होगा तभी गोल्ड बहुत दिनों से स्टेबल है इंडिया में, और इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे ही अपील करी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसके नेक्स्ट डे 6% से बढ़ा के 15% का टैरिफ लगा दिया गया। तो एक तरीके से मतलब उसको इंपोर्ट को कहा गया कि आप ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करिए, अगर एसेंशियल नहीं है तो आप इसको खरीदिए नहीं, इसको डिफर करिए आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो गोल्ड तो हमेशा ऊपर रहेगा। गोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट असेट्स नहीं है, गोल्ड हमेशा एक हेज असेट्स है। क्या है सर? हेज असेट्स, मतलब इंश्योरेंस है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 लाख रुपए का आपका एक पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल, तो आपसे यही एक्सपेक्टेड है कि 10 से 15% आप उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ये इंश्योरेंस है कि मतलब कल को अगर कुछ भी हो गया तो ये आपको हाँ, साथ में देगा। और मैं आपको बताऊं, जितनी भी गृहिणियां हैं आपके जैसी, और हमारे घरों में करीब 30,000 टन सोना है। 30,000 टन, आप सोचिए। और वो ब्लॉक भी हो जाता है, शायद यही वजह थी कि मार्केट में वो आ नहीं पा रहा है, फ्लो एसेट है नहीं, तो इस कारण ही कि अभी मत खरीदिए क्योंकि लोग लेकर के रखे रहते हैं उसको। हाँ, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा कि आप शादियों में भी मत खरीदिए, और थोड़ी सी देशभक्ति के लिए से जोड़ दिया, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ, और अब आपने एक सही क्वेश्चन किया कि सोने चांदी का मार्केट से ख़त्म नहीं होगा। लोग क्या करें, अपना पुराना सोना ले जाके उससे ही कुछ बनवा के और शादी में दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, जरूरत हम सोने, मतलब लड़की के बिना पता नहीं शादी हो ना हो, बट गोल्ड के बिना तो नहीं हो सकता। और सर, हम रुपये के बारे में ये बात कर रहे थे कि एक कोशिश ये है, ये तमाम जितने भी स्टेप्स उठाए गए कि इससे रुपये स्ट्रांग हो, लेकिन सर वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा हार्श तो लगेगा। तो क्या RBI की पॉलिसीज फेल मानी जाए फिर?
नहीं, आरबीआई की पॉलिसी फेल नहीं है। आरबीआई बहुत कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रूड का है, और क्रूड के होने से, और दूसरा एफआईआईज जो पैसे निकाल रहे हैं। अब एफआईआईज पैसे क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमारे कंट्री में एआई से रिलेटेड जो वर्क है जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो जैसे ताइवान और यूएसए जो इतनी अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एफआईआईज पैसा ले जा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है पूरे, आपने देखा होगा कि अप्रैल 2026 में पूरे साल भर, पिछले साल में जितना पैसा निकाला था एफआईआईज ने, वो अकेले अप्रैल में निकाल लिया, पूरा निकाल लिया। अब तो मार्केट तो पूरा क्रैश हो जाना चाहिए था। ये तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इनको संभाला हुआ है, जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए। अगर इन्होंने भी छोड़ दिया होता तो 100% मार्केट क्रैश हो जाता। तो इस एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जैसे गोल्ड की हमने बात करी, तो इसकी वजह से क्या है ना, इसका अपने आईएनआर पे, रुपी पे इसका असर पड़ रहा है, और रुपी डिप्रिशिएट होते जा रहा है। हालांकि इसका फ़ायदा भी है। इसका फ़ायदा एक्सपोर्टर्स को बहुत है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक एक्सपोर्टर है, मान लेते हैं आपकी इनकम, मान लेते हैं कि फ़िक्स है $1,00,000 आप कमाती है, तो पिछले साल 87 अगर रेट था, तो आपने आईएनआर में कितना कमाया होगा? 87 लाख। इस बार अगर 95 हो गया और उतना ही पैसा मिला, आपका बढ़ा नहीं, तो कितना पैसा मिलेगा आपको? 95 लाख। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से आपको 8 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया। तो एक्सपोर्टर्स को बेनिफिट होता है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ऐसी जितनी कंपनीज़ हैं, इनको बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। लेकिन जो इंपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे हम ऑयल के साथ साथ हम एडिबल ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं, और हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट करते हैं, तो उनको फिर असर करता है। सर, अभी इन्फ्लेशन पर भी रिपोर्ट आई थी कुछ वक्त पहले, तो फिर से हमने देखा कि उसमें काफ़ी इजाफा था। उम्मीद थी कि कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वो मिल नहीं पाई। लेकिन इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही? इतनी ज़्यादा फील होता क्यों है कि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ती है हर चीज़ में? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कहने को जो सीपीआई इंडेक्स है वो 3.48 है, मतलब 4% के नीचे है। लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे कि 4% के नीचे है तो महंगाई तो मुझे बहुत लग रही है, इतनी ज़्यादा क्यों है? तो जो फील करने वाली इन्फ्लेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अब ये क्या कन्फ्यूजन है भाई, फील करने वाला इन्फ्लेशन क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं कि जो सीपीआई इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, उसका एक बास्केट होता है। उसमें कमोडिटीज़ को हम रखते हैं, और उसके प्राइसेस के डेविएशन के बेसिस पे हम एक इन्फ्लेशन का रेट निकालते हैं। लेकिन अब सपोज करिए कि उस कमोडिटी में आपका भी एक कमोडिटी होगा, आपके घर के खर्च होंगे, पेट्रोल, डीजल, आटा, चावल, दाल, राशन की, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी होंगी, उसका वेट अलग अलग होगा। नॉट नेसेसरी कि जो कमोडिटी में जो वेट है वही आपके उस पर वेट होगा। हो सकता है कि आपके लिए पेट्रोल डीजल के ज़्यादा हो, आप ज़्यादा खर्च इनकर करती हो, तो अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़े तो आपके लिए इन्फ्लेशन तो ज़्यादा हो गया ना। तो वो उसका असर है। ओके, मतलब ये बास्केट में इसलिए इतना समझ में नहीं आता है, लेकिन एक इंसान ओवरऑल को ज़्यादा लगता है। हाँ, ये ज़मीनी स्तर पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और महंगाई एक ऐसा, एक आप कह सकते हैं एक डेविल है, एक ऐसा राक्षस है जो सबसे ज़्यादा, जितने गरीब होते हैं, पुअर होते हैं, सबसे ज़्यादा उनको असर करता है। और जितने जो वोट देते हैं, जो गरीब है, जो अमीर है, जो वोट देने नहीं जाते, जो बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल। सर, अभी मीटिंग चली रही है, कल से आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हो रही है। रेपो रेट लास्ट ईयर तो नहीं बदला था, इस बार क्या आपको लग रहा है कुछ बढ़ेगा या फिर घटेगा, कुछ राहत मिलेगी क्या? घटाने की बात ऐसा एक्सपेक्टेड था, और कुछ लोग बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। बट इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि अभी आरबीआई कोई भी चेंज करेगी अपने रेपो रेट में। घटाएगी तो बिल्कुल नहीं, और बढ़ाने का भी अभी मुझे नहीं लगता कि रेपो रेट बढ़ जाएगा। ओके, तो सर अभी सब चीज़ स्टैग्नेंट ही रहेगा? अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसी रेट को कंटिन्यू करेंगे वो लोग, क्योंकि अभी हमारी इकोनॉमी बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया में चली गई है। मतलब एक सेंसिटिव हो गया है। जैसे इन्फ्लेशन 3.48 है, आपने देखा होगा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल के हम देखें तो इन्फ्लेशन हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ठीक है। और बाकी जो ग्राउंड लेवल पे इन्फ्लेशन है वो तो बढ़ ही रहा है। तो अगर रेट बढ़ा दे तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ठीक है, तो परेशानी होगी। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हाँ सर। और वर्ल्ड सिनेरियो की यदि बात की जाए, आखिरी क्वेश्चन है सर मेरा कि अमेरिका ईरान अभी भी युद्ध में फंसे हुए हैं, सीज फायर और लंबा खींचेगा या नहीं, हमले हो ही रहे हैं। तो एज ए इकोनॉमिस्ट आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में यदि इसी तरह वॉर कंटिन्यू रहता है
तो क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, और यदि कुछ गुड न्यूज़ आती है तो फिर इसका इम्पैक्ट क्या अभी लगेगा या फिर कुछ महीने अभी लग जाएगा सब कुछ संभलने में सर? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, सीवियर है। और हमारे जैसे कंट्री पे जो हमारी कंट्री मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम बहुत मजबूत कंट्री हैं, बहुत वीक नहीं है हमारी कंट्री, लेकिन हम एक्सपोज्ड हैं। हम अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए हम एक्सपोज्ड हैं। हम पूरे वर्ल्ड के थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर हैं, आप सोचिए। थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, और सारा बाहर से आता है। सारा कहने का मतलब 85% बाहर से आता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में जब क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएं और ये अनसर्टेनिटी हो, तो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के ऊपर तो बहुत सीवियर इफेक्ट है उसका। तो अगर ये रुक जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका 1 साल तक का टाइम लगेगा इसको वापस रिकवर करने में। 1 साल लग जाएगा। तो मतलब कहा जाए कि इस युद्ध ने भारत को, जहाँ पे युद्ध हुआ नहीं है, उसे 1 साल पीछे धकेल दिया, बिल्कुल हम कह सकते हैं। ठीक है। तो और सर कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे अभी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस वर्ल्ड सिनेरियो में, उन लोगों के लिए सर कुछ लास्ट मैसेज? हम यही कहना चाहते हैं कि आप गोल्ड में, सिल्वर में और बाकी जगह पे भी आप अगर प्राइसेस गिर जाएं तो अचानक से ख़रीदने मत लग जाइए, या अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो अचानक से बेच मत दीजिए। पेशेंस रखिए। हाँ, थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के, अभी थोड़ा जो सिचुएशन है बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको ज़रूरत ना हो तो अपने पोर्टफोलियो को छेड़िए नहीं, और रोज़ पोर्टफोलियो को मत देखिए। अगर आपने सोना में इन्वेस्ट किया है तो रोज़ आप सोने की वैल्यू उसको देखिए नहीं, और आप धीरे धीरे, अगर सोना में इन्वेस्ट करते हैं आप, तो धीरे धीरे करके लमसम की जगह एक इंस्टॉलमेंट में SIP के तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न वालों के लिए मैं कह दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न का लास्ट डेट 31 जुलाई है, जो नॉन बिजनेस एंटिटीज़ है। लेकिन 31 जुलाई तक वेट करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप जितना जल्दी अपने इन्फॉर्मेशन, जैसे बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16, AIS, TIS, 26AS, सबको इकट्ठा कर लीजिए, खुद रिटर्न फाइल कर लीजिए। बहुत आसान है, आजकल काफ़ी पोर्टल भी हैं। या अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की मदद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न जितना जल्दी फाइल कर लेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। सपोज़ आपने जल्दी फाइल कर ली, गलती का पता चला, आप रेक्टिफाई रिवाइज कर सकते हैं। आप जितना जल्दी फाइल करेंगे उतना जल्दी आपको रिफंड मिलेगा। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इनकम टैक्स की लास्ट डेट आप पे करने की, जैसा कि सर ने बताया ही, 31 जुलाई है। तो आपको कैसे पे करना है, क्या गलतियां नहीं करना है, इस पॉडकास्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन A to Z आपको रजनीश कुमार जी ने दी है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एज ए इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट, मुझे लगता है कि जितनी भी आपकी दुविधाएं थी वो आज इस पॉडकास्ट के जरिए क्लियर हुई होंगी। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।